कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। नमस्कार। बोलते हैं ना यूट्यूब चैनल की इस विशेष एपिसोड के अंदर आप सब नाजरीन का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सैमसन डेविड, आपका दोस्त। जैसे विदित है कि हम बोलते आने की विभिन्न हमारी एपिसोड्स आती हैं, वो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब को तो दर्शाती ही हैं। गंगा जमुना जमनी तहजीब जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करती हैं। हर एपिसोड में हम एक ऐसी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराते हैं जो या तो म्यूजिक या डांस या थिएटर या फाइन आर्ट्स या लिटरेचर से हो। ऐसे भी लोग हैं जिनका बहुत एक्सपीरियंस हुआ लाइफ में, तजर्बा बोलता है, और उस तजर्बे से सीखने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है श्री बीसी अवस्थी साहब को, रिटायर्ड डीएसपी से पुलिस अधिकारी। आपकी उम्र जो है 78 साल है और इसमें इतना खजाना छुपा हुआ है कि दिमाग में, उस खजाने को आइए हम देखते हैं और उनसे सुनते हैं कि हॉलिस्टिक पर्सनालिटी या संपूर्ण व्यक्तित्व को बनाने के लिए विशेषकर हमारे यूथ को क्या क्या करना चाहिए। आइए उनके अनमोल वचन सुने श्री बीसी अवस्थी साहब से। बोलते आने के जितने भी दर्शक हैं, अभी मैंने आपको तारुफ कराया, परिचय कराया श्री भुवन चंद्र अवस्थी साहब का। रिटायर्ड डीएसपी रहे हैं, उससे पहले ग्रास रूट लेवल से आपने कार्य शुरू करा पुलिस की सर्विसेज में, क्राइम ब्रांच, और बहुत लंबा इतिहास है इनका। वो आज हमारे साथ बैठे हुए, हमें इतनी मुसर्रत है, इतनी प्रसन्नता है उनको मिलके कि उनके अनुभव जो हैं, जो हमारे विशेषकर यूथ हैं और खासकर जो सिविल सर्विसेज और पुलिस के सर्विसेज में जा रहे हैं, उनको बड़ा सीखने को मिलेगा। पुलिस के नाम से जब भी हम देखते हैं तो लोग थोड़े से सतर्क हो जाते हैं, और पूरी दुनिया का है ये, सिर्फ इंडिया में नहीं है। उनको थोड़ा सा सता जाते हैं पुलिस, लेकिन पुलिस में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो कि निडर, निर्भीक, शालीन, ईमानदार, फियरलेस, दयानतदार, क्या क्वालिटी देना है ऐसे लोग, जिनमें से एक, उन्हीं में से एक तराशी हुई इतनी खूबसूरत हमारी शख्सियत हिंदुस्तान की है। तो मैं आज मिलवा रहा हूं आपको भुवन चंद्र अवस्थी साहब से, जो काफी टाइम तो लखनऊ रहे, लेकिन पिथौरागढ़ में आपकी पैदाइश हुई और मेरी मुलाकात हुई, और आज वो बोलते आए यूट्यूब चैनल के इस स्टूडियो में विराजमान है। बहुत बहुत स्वागत है सर अवस्थी साहब आपका। तो बोलते आने के जितने भी हमारे दर्शक हैं, जी जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने ये मौका मुझको दिया। मैं सबके सामने सब कुछ अपने जीवन के कुछ तत्वों को, जीवन के कुछ घटनाओं को प्रदर्शित करने का मुझे एक मौका मिला है। उसके लिए मैं आप बहुत तहे दिल से आप सबका बहुत आभारी हूँ, और विशेष डेविड साहब का मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं सब दुनिया भर से जुड़े हुए हैं, कि सर पुलिस के सर्विसेज तो आपने बड़े आला एक ऐसी जगह पे जाके छोड़ी, लेकिन उससे पहले जो है आपने बचपन की शुरुआत जो की होगी, आपकी शुरुआती तालीम हुई होगी, फिर स्कूल गए होंगे, फिर हाई स्कूल गए होंगे प्राइमरी के बाद, ग्रेजुएशन वगैरह, और जो आगे करा और आपका इंटरेस्ट जो बना। तो कोई अपने बचपन या स्कूल और कॉलेज के समय की कोई ऐसी घटनाएं बताएं जो हमें इंस्पायर भी करे, रोचक भी और मजा भी आए, बताइए सर। मैं पिथौरागढ़ जिले में
अस्कोट एक तहसील है, अस्कोट पट्टी कहते हैं उसको, क्योंकि एक जमींदारी का एक छोटा सा स्टेट था, उसी के पंथ गांव में अच्छा ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। अच्छा हम 3 भाई 2 बहनें थे। जी। मेरे पिताजी अस्कोट के ही जो जमींदार थे, हाँ, उन्हीं के साथ में काम करते थे, उनके साथ रहते थे। हमारा परिवार गरीब था। अच्छा बचपन मेरा बहुत ही अभाव में बीता। मेरे 11 साल की उम्र में ही मेरे पिताजी की 1957 में मृत्यु हो गई, और उसके बाद हमारे परिवार में कोई ऐसा नहीं था जिससे कि हमारा परिवार आगे चल पाता। पहाड़ों में जमीन बहुत कम होती है, साथ साथ जो भोजन की व्यवस्था का 3 महीने 4 महीने तक ही हो पाता है, बाकी बहुत मुश्किल होती है। तो खैर किसी सूरत पर मैंने अपना प्राइमरी स्कूल, उसके बाद जूनियर हाई स्कूल वहीं गरखा एक जगह है, वहां से मैंने किया। और 8वीं कक्षा पास करने के बाद मेरे पास कोई आगे का रास्ता नहीं था। लेकिन 1957 में अक्टूबर के महीने में मेरे पिताजी ने मुझे एक दिन घर आकर के बताया कि जिनके साथ वो रहते थे अस्कोट में, उनकी एक लड़की द्रौपदी पाल, जो कांगड़ा के किसी राज परिवार में ब्याई है और देहरादून में रहती हैं। उन्होंने कभी उनसे कहा कि मेरे पिताजी का देवीदत्त था, उनका देवदत्त जी, कभी भी अगर जिंदगी में कोई ऐसा मौका मिला तो मैं आपके एक बच्चे को मैं पढ़ा दूंगी। ये कहने का करीब 1-1.5 महीने के बाद मेरे पिताजी की डेथ हो गई। फिर उसी साल में 8वीं पास करके सन 1959 की बात है ये। 1959 में मैं 8वीं मैंने एग्जाम दिया लेकिन फेल हो गया। फिर मैंने अगले साल 1960 में मैंने 8वीं पास किया। तो 8वीं पास के बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैं बड़े भाई के साथ उनके देहरादून में गया जी। और जब मैंने उनसे बात की तो मेरे पिताजी का नाम लेते ही उन्होंने जो है मुझे पहचान भी लिया, लेकिन उनकी बहुत भलमनसाहट थी तो उस परिवार में कोई नौकरी करने वाला उस टाइम नहीं था। ठीक है। और उनके जो पति थे वो भी बीमार थे, बच्चे भी उनके थे, तब भी उन्होंने मुझे अपने पास रखा। और मैं आज तक और ता जिंदगी जब तक मैं जीवित रहूंगा उस परिवार का मैं बहुत एहसानमंद हूँ। क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने मुझे अपने रहने की, खाने की व्यवस्था अपने यहाँ भाई करी थी। मेरा गांधी हाई स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। अच्छा। जो राजपुर रोड में वो रहती थी। अच्छा। और वहां से करीब 3 किलोमीटर दूर घंटा करके पास ये स्कूल था, वहां मेरा एडमिशन हुआ। अच्छा। अब मैं पहाड़ का आदमी, मैं तो पहली बार मैं घर से बाहर निकला था, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने किसी सूरत पे जब मेरा 9th में एडमिशन हुआ तो कॉमर्स सब्जेक्ट जो मैंने पहली बार नाम सुना वो मुझे मिला। और उस कॉमर्स में मैंने अपनी तो मेहनत की। तो जो सबसे अचंभे की बात जो मैं कहने चाह रहा हूँ, जब अर्धवार्षिक परीक्षा हुई 9th क्लास की, अच्छा, तो एक दिन प्रार्थना के समय सारे बच्चे जो कि उसमें इकट्ठा हुए और 9th में 3 सेक्शन थे, तो सी सेक्शन था मेरा। तो प्रिंसिपल साहब ने, SD शर्मा जी प्रिंसिपल थे उन दिनों, अच्छा, उन्होंने मुझे उस पूरे स्कूल के सामने बाहर निकाला, गया बाहर आओ। और मेरी तो हालत बहुत खराब, क्योंकि मेरा आधी फीस माफ थी और 3 रुपया 50 पैसा फीस थी, वो भी देना मुश्किल था। उसको भी देने में उलझन हो रही थी। तो मैं सोचा कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से मुझे सबके स्कूल के सामने बाहर निकाला। और बाहर निकलते ही उन्होंने मेरे कंधे में हाथ रखे, कहा कि ये मेरा नाम लेकर कहा कि भुवनचंद अवस्थी ने सारे स्कूल में 3 सेक्शन में टॉप किया है। क्या तो मेरी खुशी का तो खैर ठिकाना नहीं था। साथ ही साथ देगा कि इसको 5 रुपया प्रत्येक महीने का वजीफा मिलेगा। अरे वाह, क्या बात। और उसकी पूरी फीस माफ हुई।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मेरी पूरी फीस माफ हो गई और मुझे 500 रुपया प्रत्येक महीने का स्कॉलरशिप भी मिलने लगा। तो मुझे जेब खर्च के लिए तो पैसा नहीं मिल पाता था, और कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति हो जाती थी कि मुझे जो है बगैर खाए भी आना पड़ता था, कोई तैयार नहीं होता था, और फिर आना जाना पैदल था। मैं पूरे 2 साल तक मैं नंगे पाँव ही रहा भी, मतलब थी जो भी परिस्थितियां थी, उन सब से बीच में मैंने अपना हाई स्कूल पास किया। और उन तब मुझे 9th में ही एक मुझे दोस्त मिला 9th में, पलटन बाजार में भोजा ब्रदर्स एक कपड़े की दुकान है, बहुत बड़ी कपड़े की दुकान है, ये पाकिस्तान के आए हुए हैं सन 47 के। उनका लड़का सुधीर चांदना वो मेरा दोस्त बना। वो आज भी मेरा उतना ही घनिष्ठ मित्र है जितना तब था। क्या बात, क्या बात। तो वही चौमुखा पुल, चौमुखा मोहल्ला है घंटाघर के पीछे, वहां रहता था वो। अच्छा। कभी कभी मैं उसके साथ जाता था। हाँ। और उसकी माता जी जो है मुझको कभी कभी खाना भी खिला दिया करती थी। अच्छा। और इस हिसाब से खैर अपना मेरा जीवन चला। हाई स्कूल मैंने किया, मैं गांव आ गया। गांव में जून के महीने में 1962 उसका एक पोस्ट कार्ड आया। उन दिनों या तो अखबारों में ही रिजल्ट निकलता था, वहां की टेलीफोन का तो कुछ सुविधा थी नहीं। उसका एक पोस्ट कार्ड आया कि भाई तुम और मैं दोनों सेकंड क्लास पास हो गए। अच्छा। तो जिस दिन ये रिजल्ट आया उसी दिन हमारे गांव की एक शास्त्री जी, हमारे बड़े भाई कहना चाहिए, वो एक जूनियर हाई स्कूल चलाते थे प्राइवेट। वो आजकल के जमाने में जौलजीबी, जहाँ कैलाश मानसरोवर यात्रा जाते हुए एक जौलजीबी जगह है पिथौरागढ़ में, और वहां से मुंशियारी जो मतलब मिलन ग्लेशियर है उसको जोड़ने वाला एक ये रास्ता नया बन गया है आजकल, जौलजीबी मुंशियारी। तो उसी जौलजीबी मुंशियारी में बरम एक जगह है। अच्छा। बहुत बड़ी, अब तो खैर बड़ा गांव हो गया, वो जीआईसी हो गया है, वहां वो स्कूल चलाते थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें जूनियर हाई स्कूल में टीचर की नौकरी दे देते हैं। जी जी। और 20 रुपया प्रत्येक महीने मिलेगा। जी 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 जी। तो कमाल है, तो कमाल। मैं अगले दिन पैदल जाना था, 20 मील पैदल चला और वहां पहुंच गया मैं। ये परेशान कर रहा है मुझे, फिर से आप क्या कह रहे हैं? 20 मील? 20 मील मतलब 30 किलोमीटर। घर से मेरा 30 किलोमीटर मैं पैदल गया, और वहां जाकर के। दोस्तों आप क्या विश्वास कर सकते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ कि शायद मैं गलत सुन रहा हूँ, आप भी गलत सुन रहे होंगे, लेकिन ये सच्ची बात है। 20 मील चले पैदल। और वहां पहुंच करके मैंने फिर जो है वहां फिर मेरी व्यवस्था उस स्कूल से करीब 4 किलोमीटर दूर एक मुखिया जी के यहाँ हुई, और मुखिया जी के यहाँ मैं रहा। मुखिया जी का एक लड़का 7वीं क्लास में और उनका नाती 6ठी क्लास में स्टूडेंट भी थे, मैं उनको पढ़ाते भी था। इसी सूरत पे मैंने 4 महीने वहाँ अपने बिताए, और कुछ कारणों से मुझे वो छोड़नी पड़ी। और उसके बाद में केवल 20 रुपया लेकर के पिथौरागढ़ आ गया। अब पिथौरागढ़ में मेरा कोई साधन नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैं किसी सूरत पे जब एक दिन पुलिस लाइन में गया पिथौरागढ़, तो वहां मैंने एक लंबी लाइन देखी। मैंने एक से पूछा क्या है, उनका ये पीएससी में भर्ती हो रही है। अच्छा सर, पीएससी का मतलब बताइए पूरा। ये प्रोविंशियल आर्मर्ड कांस्टेबलरी। अच्छा। ये जो प्रांतीय सशस्त्र बल है पीएससी में, इस टाइम करीबन यूपी में 50 बटालियन है। अच्छा सर। और इनका इंचार्ज जो है वो एक एडीजी रैंक के, बल्कि अब तो डीजी हो गए, और लखनऊ में महानगर में इसका मुख्यालय है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उन दिनों तो पीएससी के इंचार्ज के डीआईजी रैंक हुआ करते थे। और सन 62 की लड़ाई के बाद, या लड़ाई के बाद ही कहिए कि एकदम पीएससी की बहुत बटालियन खुल गई। मतलब इंडो चाइना वॉर में जब उसके बाद बटालियन की बड़ी आवश्यकता हो गई, तो उसमें जो है भर्ती होनी थी। ठीक है। मैं जब लाइन में लगा तो सबसे लास्ट में मैं लगा, तो मैं सबसे कद का छोटा, मेरी हाइट तब 5 फुट 4 इंच के लगभग थी, लगभग। तो मैं जब गया तो मेरी पहले नापजोक जब हुई है
तो उस दीवान हवलदार ने मुझको हटा दिया। मैंने कहा कहाँ तुम बच्चे आ गए हैं? कहा कि तुम्हारी जो है 27 फीट 29 तो छाती है, जबकि उसमें 30-32 होनी चाहिए, 5 फुट 6 इंच हाइट होनी चाहिए। तो उसने कहा कि जो तुम पहाड़ी हो तो 5 फुट 4 इंच से काम चलेगा, हाइट भी तेरी कम है। तो खैर किसी सूरत पे मैं वहां से 8 किलोमीटर दूर मेरी बहन रहती थी एक गांव में, वहां मैं गया। वहां मैंने 1 हफ्ते मेहनत की, पेड़ों में लटक करके ये करके। उसके मैं फिर 1 हफ्ते बाद जब लौट के आया तो मैंने अपना जो सीना है वो 28-30 कर लिया। अच्छा। और हाइट मेरी किसी सूरत पे 5 फुट 4 इंच मतलब एडजस्टमेंट हो गया जैसे भी हुआ। ठीक है। और मैं भर्ती हो गया पीएसी में 21 अक्टूबर 1962 को। अच्छा। और वहां से मैं बरेली में आया ट्रेनिंग के लिए। फिर मुरादाबाद में 2nd बटालियन पीएसी अल्मोड़ा चली गई, उसकी जगह पे फिर राजा का सहसपुर में ट्रेनिंग की और फिर मुरादाबाद में पीएसी में रहा। अब जो सबसे दिलचस्प बात यह है, सन 64 तक मेरे उस दोस्त ने तो इंटरमीडिएट कर दिया, अच्छा, देहरादून वाले ने, और मैं तो कुछ कर नहीं पाया। अच्छा। और पीएसी की जो है मुझे सभी ड्यूटियां करनी पड़ती थी जी। लेकिन चूंकि हाई स्कूल में मैंने कॉमर्स में टाइप सीखी थी, तो लिहाजा वो मुझे यहाँ काम है, तो मुझे ऑफिस में जगह मिल गई। अच्छा। और मैं सन 64 में ऑफिस में काम करने लगा। तो मेरे उस दोस्त ने सन 65 में मुझको एक चिट्ठी लिख के बताया कि मैंने तो इंटरमीडिएट कर लिया, मैं बीए में आ गया हूँ, और तुम नालायक, तुमने कुछ नहीं किया। कहा कि देहरादून तब तक नहीं आओगे जब तक इंटरमीडिएट पास नहीं करोगे। अच्छा। तो मैंने कहा कैसे करूं? उनका प्राइवेट करो। अच्छा। तो उससे मुझे वहां से सब्जेक्ट भेजे, पूरे नोट्स भेजे, और मैंने प्राइवेट मुरादाबाद में अपना इंटरमीडिएट का फॉर्म भरा और मेहनत की नौकरी के साथ साथ। और सन 66 में मैंने इंटरमीडिएट 2nd डिवीजन से पास किया। इस वाले में एक थोड़ा सा दिलचस्पी ये है, जो मिलिट्री साइंस मेरे पास थी इंटरमीडिएट में, तो जितना भी मुझे समय मिला वो तो मैंने किया। लेकिन प्रैक्टिकल में, मिलिट्री साइंस के प्रैक्टिकल में जो एग्जामिनर आया तो करीबन 100 लड़के थे, जिसमें प्राइवेट एंड रेगुलर। तो जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने मुझको एक पूरे सर्वे ऑफ इंडिया के करीबन 20 नक्शों के ढेर में कहा कि तुम इसमें इस ढेर से रामपुर का नक्शा ढूंढ के दिखाओ, और केवल 1 मिनट का समय मिलेगा। और मैंने कहा अच्छा। तो मैंने पढ़ा तो था, अच्छा, मैंने मैप रीडिंग भी पढ़ी थी, मिलिट्री साइंस में पढ़ा था। मैंने उसमें पढ़ा था कि सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे में जो नक्शा है उसके पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भी जगह है उनके नंबर इसमें होते हैं, अच्छा, ओल्ड नंबर। अच्छा। तो रामपुर तो जो कि पूरब में है, तो मैंने वो पूरब का नंबर तुरंत देखा उस नक्शे में, और उस नंबर को ही मैंने उस ढेर में से 45 सेकंड के अंदर तलाश करके उनको उनके हाथ में रख दिया। तो उन्होंने मुझे जो नंबर दिए 50 में से, वो 48 नंबर मुझे प्रैक्टिकल में मिले। अच्छा। इस हिसाब से मैंने मिलिट्री साइंस में मुझे 100 में से 85 नंबर, फैंटास्टिक, और जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छे ढंग से बहुत अच्छा पास हो गया। उससे मुझे ये फायदा हुआ, इंटरमीडिएट करने के बाद उन दिनों जो अब तो ग्रेजुएशन का है, उन दिनों ये जो इंस्पेक्टर सिविल पुलिस में जो डायरेक्ट है, दरोगा इसे कहते हैं। अच्छा। थानों में जो दरोगा होता है, SICP, सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, उसकी 2 तरह से भर्ती होती थी। अच्छा। एक डायरेक्ट और एक रैंकर। अच्छा। तो 60% रैंकर होते थे और 40% डायरेक्ट। तो मैंने सन 66 में फॉर्म भरा क्योंकि मैं इंटरमीडिएट हो गया था, लेकिन उस साल केवल 40 सीटें थी डायरेक्ट की। तो मुरादाबाद सेंटर से 600 लड़कों ने रिटन टेस्ट दिया, और रिटन टेस्ट और फिजिकल कराने के बाद
जो इंटरव्यू होता है तो उसमें इंटरव्यू का रेशियो 4 गुना, मतलब आपको अगर एक सीट है तो 4 लोगों को उसमें बुलाते हैं। जी तो 3 लोगों का इंटरव्यू कॉल हुआ, उसमें से एक मैं भी था। जी, क्या बात है। लेकिन किसी कारणवश उस साल मेरा नहीं हो पाया। जी कोई बात नहीं, मेरा फिर मैंने इसी बीच में परमिशन लेकर के हिंदू कॉलेज से मॉर्निंग शिफ्ट में बीए करना भी शुरू कर दिया, नौकरी के साथ परमिशन लेकर। उन दोनों प्राइवेट नहीं हुआ करता था। प्राइवेट जो है बीए या तो टीचर या एक्स स्टूडेंट कर सकता था, तो मुझे रेगुलर स्टूडेंट करना था। लेकिन हिंदू कॉलेज से मैंने बीए भी एडमिशन किया। अगले साल में फिर इसी में बैठा परीक्षा में और मेहनत की। रिटर्न पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ। इंटरव्यू से पहले और हाँ, फिजिकल एग्जामिनेशन और उससे पहले मुझको किसी कारणवश कश्मीर जाना पड़ा एक बटालियन को लेने के लिए। तो मेरा टाइम तो उसमें निकल गया। फिर इसी आकर मैंने बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद रिटर्न पेपर पास किया। फिजिकल में अब ये भी एक है बहुत बड़ी बात, फिजिकल में तो कोई मेहनत, स्पोर्ट्समैन तो था ही नहीं मैं। तो हाई जंप, लॉन्ग जंप और शॉर्टपुट, इसमें सब में, और 1 माइल रेस, इन सब में 40% मार्क्स होना क्वालिफाई करने के लिए जरूरी था। अच्छा। मैं लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्टपुट में तो मुझे मुश्किल से 22 नंबर मिले 72 में, 72 नंबर का था। और 28 मार्क्स थे 1 माइल रेस के। उसको 4 मिनट 45 सेकेंड में जो पूरा कर लेता था उसको 28 नंबर मिलते थे। और मैं तो 22 नंबर लेकर के मेरा पास होने का सवाल ही नहीं था। फिर जब 1 माइल रेस का नंबर आया, 6 लोग एक लाइन में थे जी, तो मैं थोड़ा सा धार्मिक हूँ, माँ भगवती को मैं बहुत याद करता हूँ। तो मैं दौड़ से पहले मैंने बस माँ को ही याद किया। तो आप देखिए कि पहले राउंड में मैं सबसे पीछे, दूसरे राउंड में मैं तीसरे नंबर पे, और चौथे राउंड पे मैंने 4 मिनट 45 सेकेंड में 1 माइल रेस पूरी कर दी। और मुझे 28 नंबर उसके मिल गए और 22 नंबर मुझे मिल गए इसके। तो लिहाजा मैं उसमें क्वालिफाई कर गया। अरे वाह वाह। और उसी साल फिर मेरा इंटरव्यू कॉल भी हो गया। इंटरव्यू कॉल में फिर जो भी जोड़ तोड़, उन दिनों रिश्वत वगैरह हिसाब नहीं था, लेकिन जान पहचान का असर पड़ता था इंटरव्यू वालों। खैर इसी सूरत पर ठीक है, मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में सबसे उलझन क्या थी, मैं हकलाता बहुत था स्टेमिना लॉन्ग। तो मैं टीएसी की वर्दी पहने हुए इंटरव्यू में गया और वहां मैं हकलाता बहुत था। किसी सूरत पे मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। तो रिजल्ट आया तो उसमें मैं बहुत अच्छे नंबरों से पूरे यूपी में मेरा सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद मैं फिर 5.5 साल की नौकरी पीएससी की छोड़ करके रिजाइन दे मैं 15 अप्रैल 1968 को पीटीसी आ गया। और पीटीसी में मैंने 11 महीने की ट्रेनिंग की। और मेरा पहली नियुक्ति बरेली जिले में हुई। अच्छा। अब जो जीवन का अगला स्तर है जी, मैंने 20 मार्च 1969 को बरेली पुलिस लाइन में अपनी आमद की ड्यूटी में। और रहने के लिए वहाँ पुलिस क्लब में ही आवास था। लेकिन मुझे जगह इसलिए नहीं मिली, हम लोग 7 लोगों की पोस्टिंग हुई। 6 लोग मेरठ रेंज के थे और मैं अकेला पहाड़ का था। तो उन लोगों ने तो अपने हिसाब से सब जगह घेर ली। तो मुझे बरामदे में एक जगह मिली। शाम को जब मैं, एक सरदार जी प्यारा सिंह, वो डीसीआरबी, जैसे जिले में जो अपराध का जो एक सेक्शन होता है, अच्छा, जो रिकॉर्ड रखने को, उसको करते हैं डीसीआरबी। स्टेट में उसको एससीआरबी कहते हैं और पूरे इंडिया में उसको एनसीआरबी। ठीक है। उसमें सारे क्राइम की डिटेल होती है। तो शाम को जब आए वो, मुझे देखा, कहा कि बरामदे क्यों पड़े, तो उन्हें अपने कमरे में उसको जगह दे दी। और उस दिन उन्होंने पहली बार मुझको एक चीज जो बताई, वो जीवन में मैंने अपनाई। उन्होंने कहा कि पुलिस की नौकरी है ये जिंदा ही खा जाएंगे तुमको।
तुम्हारा इतना सीधापन जो है, ये तुम पुलिस की नौकरी नहीं कर पाओ। बहुत अच्छी बात बताई। जी तो जी मैंने कहा साहब मैं क्या करूं। अच्छा। मैंने कहा मेरा जो नेचर है, हाँ, मैं जिस माहौल में पैदा हुआ हाँ, हूँ, वो जिस मासूमियत और माहौल में सीधेपन रहा का, हूँ, सीधे उसे साधे। मैं कैसे बदलूंगा। कहा तुम पुलिस में आए क्यों। मैंने कहा मेरी मजबूरी थी। तो उन्होंने मुझे एक बात जो बताई वो ये की, उन्होंने कहा कोई दुआ दे या न दे इसकी चिंता मत करना, अच्छा। बद्दुआ न दे इसकी चिंता कर। ओ कितना बड़ा कहा कि लेसन, जिंदगी भर कितना बड़ा लेसन है कि कोई किसी दुआ की दे बद्दुआ ना इसकी, ले। इसकी बिल्कुल चिंता, मतलब बद्दुआ न दे इसकी चिंता करना, यही तुमको तुम्हारे कठिन समय में एक मतलब मंत्र मिल गया, मंत्र मिल गया कि ऊपर कि वाला भाई पूरा जीवन जो है अपने आप किसी की जीवन बद्दुआएं नहीं लेनी है, पूरा बेशक कोई दुआ ना दे, कोई बात नहीं। बड़ा बड़ा लेसन। कहा कि जब तुम अच्छा काम करोगे तुम्हें तो दुआ अपने आप ही मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात। लेकिन किसी के बद्दुआ तुमको नहीं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में बद्दुआ बहुत मिलती है। बड़ी बात है, बद्दुआ ये उन्होंने मुझे समझाया। पुलिस डिपार्टमेंट में मिलती है, बहुत बद्दुआ मिलती है। और पुलिस डिपार्टमेंट में जो भी होते हैं उनके बच्चों में इसका बहुत असर पड़ता है, क्योंकि वो न तो अपने बच्चों को देख पाते हैं, और जो भी वो अपने जीवन में अपने करते हैं, बहुत से रिश्वतखोर हैं, कुछ कहें वो किस मुसीबत से कोई आदमी अपना पैसे इकट्ठा करके दे रहा है, उसकी जो आह है वो कहाँ जाएगी। तो लिहाजा उन्होंने ये मुझे समझाया कि एक तो कोशिश करना कि अपने ईमानदारी से काम करने की, और साथ ही साथ किसी की बद्दुआ मत लेना। सर उनका फिर से एक बारी हमारे जितने नाजरीन है एक बारी नाम बताइएगा। प्यारा सिंह, सरदार प्यारा सिंह, सरदार प्यारा सिंह, जिन्होंने ये मंत्र दिया। अब आप देखें उनकी अपनी बात, हमारी तरफ से उनको बहुत नमस्कार सरदार प्यारा सिंह जी। 1930 में वो MA LLB करके पुलिस में भर्ती हुए दरोगा, ऐसा ही। लेकिन दुर्भाग्य बस वो प्रमोशन नहीं कर पाए, काबिल बहुत थे, नहीं कर पाए वो, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद वो सन 70 में 1 साल बाद रिटायर हुए। जी जी जी। तो उनको मैं आज तक भी याद करता हूँ, और हर जो भी मुझे मिलता है मैं उसको ये सूत्र देता हूँ कि कोई दुआ दे न दे इसकी चिंता मत करना, बद्दुआ न दे तो तुम्हारे अपने सारे काम जीवन में अपने आप सुलझने शुरू हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताइए अवस्थी साहब, पुलिस के शुरुआती आपने बताया किस तरीके से सिलेक्शन वगैरह हुआ, कुछ ऐसा अनुभव बताइए उसमें जो कि हमारे नाजरीन को पता चले कि पुलिस डिपार्टमेंट में अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत खौफनाक मंजर होते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, मुश्किलात, करप्शन भी होता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसी कौन सी ऐसी बातें आपके सामने कुछ आई हैं जिससे कुछ सीख भी मिले हमारे तमाम दर्शकों को, कुछ ऐसी रोचक घटनाएं? इसको मैं ये बताऊंगा कि जैसे जो भी इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग करने के बाद 1 साल का उसका पीरियड ट्रेनिंग का होता है, उसको सुपरविजनरी पीरियड कहते हैं। 1 साल का पीरियड उसका ट्रेनिंग का होता है। उसमें उसको 3 महीने शहर के थाने में, 3 महीने देहात के थाने में, इस हिसाब से हर ब्रांच में ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक सबसे बड़ा सीख तो ये है कि कम से कम इस 1 साल के पीरियड तक आप अपने को बिल्कुल शुद्ध निष्पक्ष रहने की कोशिश करेंगे अगर, अच्छा, तो उससे एक आपकी आदत बन जाएगी कि मुझे निष्पक्ष काम करना है। अगर आपने इसी ट्रेनिंग के ही मध्य बेईमानी करके, पैसा लेकर के, ये सब करके, या किसी के दबाव में काम करने की आपने सोची, तो ये आपके अंदर के जो आंतरिक शरीर है उसमें ये मैसेज जाएगा कि अरे नहीं, ये तो बहुत आसान है। बिल्कुल, एक बार भी खून लग गया रिश्वत का तो वो फिर जो है वो खून आपको खा जाएगा। ये बड़ी बात। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि जिस 1 साल का जो पीरियड है इसको आप कायदे से करिए। तो मैंने इस 1 साल के पीरियड को जी बहुत अच्छे ढंग से निभाने की कोशिश की जी। और ये ट्रेनिंग का पीरियड, इसको क्योंकि जो मेहनत करके आता है जी, जो मेहनत करके कंपटीशन को पास करके आता है और
जब आप मेहनत करते हैं तो उसका फल आपको मिलता है जरूर। जी मुझे एक सीख और मिली, प्लीज। चाहे वो मिली बाद में ही भले ही, हाँ तो बताइए। मुझे ये कहा गया कि आपको 100% की तनख्वाह देती है सरकार, आप 125% काम करके दिखाइए। वाह तो वो एक 25% जो आप अतिरिक्त कर रहे हैं, वाह। उसका ऊपर वाला उसको किसी रूप में भी दीजिए, अल्लाह के रूप में देखिए, गॉड के रूप में क्या बात देखिए, है। भगवान के रूप में देखिए, वो आपको मदद करेगा। उस 25% का बोनस वो आपको देगा, और ये मुझे अपने जीवन में मिला है। देखिए नाजरीन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अवस्थी साहब जो कि पुलिस सेवा से रिटायरमेंट के बाद आज ये शिरकत कर रहे हैं हमारे इस गुफ्तगू के अंदर, कई पॉइंट्स आ रहे हैं जिसमें एक तो सूत्र ये भी पहला तो उन्होंने बताया कि किसी को दुआएं ना दे, बेशक बद्दुआ मत लेना। अब दूसरा जो है, अपना काम जो करते हैं हम, चाहे ऑफिस में करें, चाहे बिजनेस में करें, चाहे कहीं भी है, निष्ठा पूर्वक आप 100% तो करें ही, उसके अलावा 25 और कर लीजिए, क्योंकि उसकी तनख्वाह मिल रही है 100% की, तो 125% अगर करेंगे तो वो 25% के, वो जो ऊपर वाला जो देख रहा है हमारा मालिक, उसके नंबर आपको मिलेंगे जरूर। तो इसलिए ये एक बड़ी ह्यूमन वैल्यू जो बताई है हमको, मानव मूल्य के इसमें पक्ष में, क्या बात है। उसके लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। जी सर। एक तो मैं पहले भावना का करता हूँ। अच्छा। मेरी 20 मार्च को ज्वाइन करने के बाद 21 तारीख को हम लोग साथ के साथ जो इंस्पेक्टर थे, ऐसे एसएसपी साहब से मिले। उसको हमारी 22 तारीख को नियुक्ति हुई थी। कोतवाली बरेली में मेरी 3 महीने के लिए नियुक्ति हुई, और 24 तारीख को अच्छा। जिला अस्पताल से एक मेमो आया शाम को, किसी एबी आनंद बल्लभ पंतनगर यूनिवर्सिटी से आया था, जो इलाज के लिए उसकी डेथ हो गई। और जब मेमो आया तो मेमो में फिर पंचायतनामा भरना होता है, उसका पोस्टमार्टम कराना होता है, क्योंकि संदिग्ध सूरत पर उसकी मृत्यु हुई होगी, जैसा भी है। वो वहां लाइनमैन था और बिजली के खंभे से नीचे गिर गया था। अच्छा। उसमें उसकी मृत्यु हुई। अच्छा। मैं तब तक मैंने थ्योरी में तो पढ़ा था कि पंचायतनामा क्या होता है, उसको कैसे भरते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में तो मैं कुछ नहीं जानता था। तो मुझे वो जो है दे दिया गया, क्योंकि तो मुझे मेरे साथ में एक हेड कांस्टेबल लगाया गया कि भैया आपकी मदद करेंगे। तो हम अपना दे करके गए वहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। वहां एक तो एबी पंत सकल जी ही मैंने देखे, अंबार, वो उसका आनंद बल्लभ पंत नाम था, वो पिथौरागढ़ जिले में ही एक बरसैत गांव है, वहां के थे वो, और वो मेरी ताई के भतीजे थे। अच्छा। मैं उनको जानता था। एक तो मैंने शकल देखी उनकी, उनके बड़े भाई भी मिले। मैंने पंचायतनामा भरा, ठीक है, सारी चोटें लिखी, सब कुछ लिखा, सब कुछ किया। उनके भाई ने मुझसे कहा कि भाई इसको लाश को हमको दे दीजिए, पोस्टमार्टम मत करिए, क्योंकि ये तो पेड़ से उसे बिजली के खंभे से गिरा है, कोई अपराध तो है नहीं। मैंने अपने उस दीवान से पूछा, मैंने कहा कैसे होगा? तो उसने कहा साहब आप इसमें इनके पंचायतनामे में ही इनके कथन अंकित करिए और उनको दे दीजिए। हालांकि ये गलत था, क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। पता नहीं किसी ने करंट लगा दिया, पता नहीं कैसे हुआ, मैं तो उसका एक्सपर्ट नहीं हूं। ठीक। मुझे चाहिए ये था कि उसका पोस्टमार्टम करा था, लेकिन भावनाओं में घिर के, नौकरी के 2 ही दिन हुए थे मुझे। एक तो मेरा रिश्तेदार, दूसरा मेरा पड़ोसी जिले का, तीसरा जो है इन भावनाओं में भी ये जो है कई चीजें सम्मिलित हो गई। तो जो चौथा जो सबसे बड़ा कारण क्या था कि वो जो मेरे साथ में सिपाही आए थे, उनका दबाव, क्या दबाव था। अगर मैंने उस पंचायतनामे को सबको दे दिया उसके घर वालों को, तो उसको न तो पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा, न लाश को रखाना पड़ेगा, वो अपना फायदा देख रहा था। तो लिहाजा वो मैंने वरना पंचायतनामा तो कुछ ही करना, तो मैंने उनको जो है वो
उनके बड़े भाई को पंचायत में भर के लाश सुपुर्द कर दी। जब उन्होंने कहा मुझसे कि अभी तो रात है, यही मोर्चरी में रखवा दे, कल सुबह हम फूक देंगे। मैं उसको लेकर थाने आया कोतवाली में सुमेर चंद वत्स इंस्पेक्टर थे, SHO, और बहुत ही मशहूर और बहुत ही अच्छे पुलिस अफसर, और आज तक भी मैं इस घटना से उनको नमन करता हूँ। उन्होंने मुझे कुछ सीख दी। यही मैं उनसे मिला, उनका कहाँ से, मैंने कहा पंचायत में भर के आ रहा हूँ। उनका क्या किया, मैंने कहा वो मैंने लाश दे दी। वो इतने क्रोधित हो गए, अपने कुर्सी से उठे, उनके हाथ में अगर डंडा होता तो वो मुझे मेरी पिटाई करते जबरदस्त। उनने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, 2 दिन की नौकरी है पुलिस में और अभी से तुम भाई भतीजावाद और भावना में गिर गए। तुमने कैसे जो है लाश दे दी। कल के दिन उसकी पत्नी, वो यूनिवर्सिटी वाले वो क्लेम नहीं देंगे, वो कोर्ट जाएगी और कोर्ट में तुम कैसे साबित करोगी कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, और तुम्हारी जो पूरा क्लेम का पैसा है कहा जिंदगी भर तुम्हारी तनख्वाह से कटेगा। तो मैं तो ना हक्का बक्का रह गया, मैं मुझे क्या पता, मैं जानता ही नहीं था। खैर उन्होंने मुझे मौका दिया, उनका तुरंत अभी जाओ और हॉस्पिटल में जाकर के वो जो पेपर तुमने उनको सुपुर्द किए हैं और उन पे लिखो कि इसको पोस्टमार्टम किया, सील करो और पोस्टमार्टम करा के तब। तो मैंने वो सब सारी रात भर में वो सब काम किया और अगले दिन उसका पोस्टमार्टम हुआ। बिल्कुल वही किस्सा हुआ। यूनिवर्सिटी वालों ने उसके क्लेम को नहीं माना। अच्छा। उसकी पत्नी ने फिर कोर्ट में गई, तो चूंकि अब जो है पोस्टमार्टम हो गया था, तो डॉक्टर की एविडेंस हुई, तो लिहाजा वो हो गया। तो ये मैं एक कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस की नौकरी में जो भी नए लड़के पुलिस की नौकरी में आना चाहते हैं और आ जाते हैं, तो एक तो ये कि वो 1 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआती पीरियड का उसको अपनी आदत में बनाइए, ईमानदारी से करने की। हाँ, तो जीवन भर वही काम आएगा। अदरवाइज आपके शुरुआती एक खून लग गया तो फिर उम्र भर तक गड़बड़। दूसरी बात, उसमें वो जो 125% वाला 125% वाला भी है। और एक तीसरा एक सूत्र मुझे किसी सूरत में भी जो मिला, लर्न टू से नो विथ कॉन्फिडेंस। क्या बात है, वाह। ये भी मुझे मिला, लर्न टू से नो विथ कॉन्फिडेंस। ना कहना पूरे आत्मविश्वास के साथ सीखिए, मना करिए। जो चीज नहीं करनी है उसे नहीं करनी है। आपका अच्छा देखिए, बातचीत तो आप करते रहेंगे सर, बड़ी दिलचस्प आपसे बातचीत चली रही है। तो इसके बीच में मुझे ख्याल आया कि हमारा जो देश है, युवाओं का देश है, और पूरी दुनिया में जो है युवाओं के ऊपर ही पूरी दुनिया चल रही है, और विशेषकर हिंदुस्तान जो कि हमारी सबसे बड़ी एक पहचान पूंजी है, सरमाया है, और आगे का जितना भविष्य है उन्हीं की तरफ चलना है। अभी एक रीसेंट करीबन 2.5-3 साल पहले एक ऐसी घटना घटी पूरी दुनिया के अंदर जिसने कि सबको हिला के रख दिया। मेरा कहना जो है वो कोरोना या कोविड-19 को लेकर जो बीमारी आई थी, और जिससे पूरा अच्छे भले एक हमारे बाग को तहस नहस कर दिया। कोरोना ने कई जाने ले ली, सबके धंधे चौपट हो गए, कमाना वाना सबके घर टूट गए, और अभी तक उसका और आगे तक के लिए मैं कहूँगा कुछ टाइम और लगेगा कि जितने हमारे लोग हैं, विशेषकर हुआ है, जॉबलेस हो गए, मेंटली टूट गए हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई आप बताइए सर, कोई आपका एक्सपीरियंस तजर्बा इतना रहा है, क्या करना चाहिए इस सूरत हाल में? कोरोना की वजह से बहुत से घर बर्बाद है, ये सत्य है। उसके बाद जो नौकरी छोड़ करके अपने घरों में आए हैं, सबसे खराबी ये रही है कि जिनकी सोच नेगेटिव थी, नेगेटिव सोच वाले अपनी इसी अफसोस में रह गए कि मेरी नौकरी गई, मैं क्या करूंगा, मुझे तो अब डिप्रेशन हो गया, मुझे तो बहुत से लोगों ने यहाँ तक पहुंच कर मुझे तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो ये सब चीजें हमारी सोच पे डिपेंड करती हैं, विचार पे डिपेंड करता है। जिन लोगों ने भी अपने विचारों को स्थिर रखते हुए अपने आत्मविश्वास के साथ
अपने संकल्प के साथ अपने धैर्य को बनाए रखा, वो अपना उभर गए। और जिन्होंने भी धैर्य बनाए नहीं रखा और कर्म करना नहीं चाहा, वो अपना जो है पिछड़ गए, वो डिप्रेशन में चले गए। तो लिहाजा मेरा सभी युवाओं से ये है कि कर्म करना मुख्य काम है। मानव जीवन अनमोल है, इन्हों गंवाना नहीं। मानव जीवन इतनी आसानी से नहीं मिलता है, कर्म करने का अधिकार इसी में है। तो जो भी युवा कोरोना के कारण नौकरी से छूट गए थे या किसी कारण बस उनका काम हो गया था, तो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लक्ष्य एक होना चाहिए। जब हमारा लक्ष्य में हमको पहुंचने का हमारा एक संकल्प होगा कि हमको आगे बढ़ना है, हमें भीख नहीं मांगना है, हमको कर्म करना है। उस परमेश्वर ने हमको 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए, दिमाग दिया है सोचने के लिए, तो हम क्यों न इसका प्रयोग करें। और जिन लोगों ने भी इसको किया, तो इस 2 साल कोरोना के पीरियड में बहुत से लोगों ने, जो इंजीनियर थे, बहुत से नौकरियां थी, अपने घर में आकर के उन्होंने छोटे छोटे काम किए। मैं उत्तराखंड के कुछ गांवों की आपको कहता हूँ। वहाँ एक, जैसे यहाँ तो रागी है, रागी, ऐसे वहाँ पे एक अनाज होता है बहुत मोटा, मडवा। अच्छा। तो उसको तो पहले में केवल गरीब लोग ही और ये सब खाते थे, लेकिन आज तो सबसे ज्यादा तो पैसे वाले हैं वो उसके लिए तरस रहे। क्या नाम बोला सर? मडवा। मडवा, मडवा, जिसको यहाँ रागी कहते हैं। हाँ, रागी यहाँ तो बड़ा हेल्थ के लिए बड़ा लोग खाते हैं उसके। तो लिहाजा आप सोच लीजिए कि गरीब आदमी जब अपनी खेती करता है तो इसी मडुए के ही सहारे वो अपनी सारा जीवन जो है बिताता था। अच्छा। और अच्छा तंदुरुस्त भी होता था। तो उसमें इतनी ताकत है, बचाने की ताकत चाहिए, मेहनत करनी होती है। तो बहुत से लड़कों ने अपने वहाँ गाँव में जाकर के इस मडुए के भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाने शुरू कर दिए। बहुत अच्छी बात है। और आज उनकी इतनी ज्यादा मांग है। अच्छा। और उनके जो है व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और मार्केट खोल लिया। तो ये एक बात आती है कि आप करने की आपको चाह होनी चाहिए। रास्ता तो ऊपर वाला आपको दे ही देगा। लक्ष्य आपका होना चाहिए। राह अलग अलग हो सकती है। तो अगर कोई राह आपको अटक भी गई, राह बंद हो गई, तो उसी के दूसरी राह मिल जाएगी आपको। दूसरे रास्ते से उस पर लेकिन लक्ष्य नहीं बदल सकता। तो युवा अपने लक्ष्य पे अगर अडिग रहेगा तो उसको कभी निराशा नहीं होगी, कभी डिप्रेशन नहीं होगा, कभी वो आत्महत्या करने की नहीं सोचेगा। ये मेरा मतलब, जैसे आपने कहा सर कि कोरोना के बाद से जो जॉबलेस लोग हो गए, लेकिन कुछ थिंकिंग पैदा हुई कुछ लोगों में कि गांव में गए उत्तराखंड में जैसे, और उसको जैसे आपने उसका बताया कि एक स्टार्टअप जिनको कह सकते हैं, स्टार्टअप। तो ऐसे अनेकों और भी उदाहरण हैं। भारत बड़ा विशाल है, यहाँ पर तरह तरह की यहाँ पर चीजें खेती में लेके उगती हैं या बनती हैं, तो उनका इस्तेमाल अभी तक हुआ नहीं है। तो भारत इतना विशाल है और यहाँ इतने कुटीर उद्योग हैं, लेकिन जो बंद पड़े हैं, जो लोगों की सोच से बहुत ये रह गए कि अरे अब कौन पूछता है इनको। लेकिन उसी पे अगर जो है स्टार्टअप, हम वो बच्चे हमारे नए युवा उसको करें, और जब करेंगे तो सरकार भी उनको मदद करती है, पैसा देती है। साथ ही साथ वो 4 आदमियों को अपने साथ में जोड़ करके नौकरी भी दे सकते हैं। ये कॉटेज इंडस्ट्रीज जैसे कहा आपने, कुटीर उद्योग, छोटे छोटे, बिल्कुल माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी के जब ये मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज, ये जो आपका हर जिले का एक उद्योग है। अच्छा। जो जिले में कोई चीज मशहूर है, उसको उन्होंने उस जिले की उस सामग्री को आगे बढ़ा के एक मार्केट बना दिया जी। तो ऐसा करके उन्होंने कम से कम उसके मार्केट बनाया। उसके साथ साथ उन्होंने प्रदर्शनी लगवाई उनकी। क्या बात है। और प्रदर्शनी लगा करके जब उसका सामान बिकने लगा, तो अपने आप ही जो है वो स्टार्टअप शुरू हो गया।
तो ये ऐसे स्टार्टअप किए जा सकते हैं। युवाओं को ये सोचना चाहिए, अपने विचारों को इस ओर ले जाएं, डिप्रेशन की तरफ न बढ़ के इस तो जो आपका इस प्रक्रियात्मक है उसकी ओर बढ़े, तो अपने आप समस्या का हल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। समस्या बड़ी नहीं है, समस्या का हल बड़ा है, तो उस हल को पहले उसको ढूंढिए तो समस्या अपने आप हल हो जाएगी। अच्छा सर, इसी से मिलता जुलता मेरा अगला प्रश्न हमारे जितने भी दर्शक देखने वाले हैं वो ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी हमारी जो रिलीज हुई और उसको बिल्कुल काया पलट करने का उसमें सोचा गया कि हमारी जो पुरानी एक शिक्षा पद्धति थी उसको चेंज करके कुछ ऐसा किया जाए, और उसमें जो कीवर्ड युवाओं के लिए और एजुकेशनल उसमें जो दिखा है वो है क्रिएटिविटी, यानी सृजनात्मकता। आपके अंदर कोई हुनर होना चाहिए, कोई स्किल होनी चाहिए, कोई क्रिएट करने की पावर होनी चाहिए, जिससे आपका जो माइंड है वो कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड की तरफ जाए बजाय कि इसके डिस्ट्रक्टिव। तो ये क्रिएटिविटी पे आप थोड़ा सा बताइए हमारे युवाओं को, ताकि इंस्पायर हों और मोटिवेट हों। देखिए, हमारा जो भारतवर्ष है वो कृषि प्रधान है और देहातों में ग्रामीण परिवेश पर आधारित है। हाँ। शहर के अलावा ग्रामीण इलाके, और ग्रामीण इलाकों में जो स्कूल है, पहले के टाइम में जो शिक्षा थी वो कोई प्राविधिक शिक्षा नहीं थी, वो एक ट्रेडिशनल पढ़ाई होती थी, इतिहास, भूगोल, ये वो। लेकिन आज परिवर्तन आ गया है। आज का जो बच्चा है वो ये नई टेक्नोलॉजी को सीख करके उससे आगे बढ़ रहा है, तो इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो ग्रामीण जो युवा है वो हाई स्कूल कर लेता है, इंटर कर लेता है, क्योंकि उसकी पढ़ाई उस पे नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से कंपटीशन को कर सकता है, तो वो छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग वाले हैं, और एक उदाहरण के लिए मैं बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ, एक राज का बेटा है, अच्छा, जो मकान बनाता है, राजमिस्त्री। अच्छा। राजमिस्त्री अपने काम में पढ़ा लिखा न होते हुए भी बहुत परफेक्ट होता है। क्या बात है। और अपने ही बच्चों को अपने ही साथ लेकर के, या बढ़ई जो है अपने बच्चों को अपने साथ जब काम कर रहा है इस बेहतर सीखेगा, यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और साथ ही साथ जो सरकार ने अब कौशल उद्योग का जो है इसमें बढ़ा दिया है, कोर्स कराना शुरू कर दिया है, तो वो जब उसमें कुछ काम जानेगा, कुछ वहां सीखेगा, तो उसको ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां केवल मजदूरी कर रहा था, वहां उसको जो है अपने स्किल के हिसाब से नौकरी मिलेगी, ज्यादा पैसा कमाएगा, और जब ज्यादा पैसा कमाना होगा उसका हौसला भी बढ़ेगा। तो ये नई जो शिक्षा नीति है वो हमको ये सिखा रही है कि आप आगे बढ़ो, सरकार करे तो बढ़ना दो, गुरु का काम केवल रास्ता दिखाना है, बढ़ना तो हमको ही है, उस रास्ते पे चलना शिष्य को ही है। अगर शिष्य इतना काबिल होगा तो वो अपने आप फिर उसमें इस स्तर तक पहुंच जाएगा कि उसमें गुरु को भी उसमें जो है बहुत गर्वित होना पड़ेगा। तो ऐसे ही सरकार जितना प्रयास कर रही है उसमें हमारे युवा पीढ़ी को आगे बढ़ना चाहिए, स्किल होने की बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी मामले में स्किल होंगे और तो आपको जीवन यापन करने के बहुत से साधन मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, साथ ही देखा जाए तो डिजिटलाइजेशन जो है उसका भी बड़ा एक अद्भुत प्रयोग देखा गया पूरी दुनिया में, और क्रिएटिविटी जो है उससे मुताबिक के लोग जो हैं अलग अलग सोशल मीडिया पे, चाहे यूट्यूब है या कोई भी है, उस पे भी नई नई तरीके की चीजें अपने को पेश करने, पहले तो दुनिया बंद थी अब खुल गई है, तो डिजिटलाइजेशन का भी बड़ा भारी रोल है, उसमें बताइए सर। इसका तो बहुत बड़ा रोल है इस टाइम जी। इसके दोनों पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि इस टेक्नोलॉजी के जमाने में इतनी चीजें सामने आ गई हैं जो पहले कभी नहीं थी। आपने अगर आपका मोबाइल
चलाना आप जानते हैं, स्मार्टफोन को अगर आप चलाना जानते हैं तो आपने एक बटन दबा, आपको सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाती है। ये तो हुई आपकी पॉजिटिव वाली। ठीक है। इसी को अगर आप नेगेटिव में करेंगे, एक क्लिक पे ही आपने बिल्कुल ऐसी दुनिया को नाश करने वाली भी बहुत सी चीजें हैं, वो भी आपने सीख ली। तो आजकल का जो एक ट्रेंड आया है, आपने देखा होगा हर महिला जो मजदूरी कर रही है उसके हाथ में फोन, और फोन ये है कि जब भी वो जा रही है, जहां उसको समय मिल रहा है, वो अपना जो है वो जो नेगेटिव वाले एस्पेक्ट है उसको ज्यादा देखते हैं। ऐसे ही बच्चे भी आजकल जमाने में ये जो ऐसे ऐसे गेम्स आ गए हैं, ऐसे ऐसे उसमें उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उसके बदले में उन चीजों में जिनसे हम शिक्षा मिले, तो उससे उसको एक नुकसान तो हो रहा है आंखों का। आंखों की रोशनी बहुत कमजोर हो रही बच्चों की। और बहुत सी महिलाएं, मैं कल की ही बात, तो मेरे जहाँ काम करने वाली एक महिला है, वो एक उसकी एक भतीजे की वाइफ जो किसी कंपनी में काम करती है, और वो मोबाइल का इतना प्रयोग करती है कि रात को केवल 2 घंटे सोती है, बाकी मोबाइल। ऑफिस में तो करती नतीजा ये होगा इसकी आंखें दोनों बिल्कुल ऐसी होगी। अभी 65,000 रुपया खर्च करके आंख का ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि वो जो है आदत बन गई। तो ये जो आदत बन जाना है गलत। लर्न टू से नो विथ कॉन्फिडेंस, ना कहना सीखिए। तो इस वाले डिजिटल वाले में भी जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको ना कहना सीखिए, और अच्छी पॉजिटिव चीज को आप लीजिए, ताकि आपके लिए उसमें इतनी ज्यादा सामग्री है। दुनिया के किसी भी अच्छे आदमी, किसी भी अच्छे सिद्ध के बारे में, किसी अच्छे साइंटिस्ट के बारे में जो आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वो आप एक क्लिक पे ले सकते हैं, जो पहले नहीं था। तो इसका प्रयोग सकारात्मक करिए, नकारात्मक नहीं। जब सकारात्मक करेंगे तो उसका आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ये देखिए नाजरीन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिटायर्ड डीएसपी जो है अवस्थी साहब इतनी ऐसी सी बातें कर रहे हैं कि बल्कि एक शेर याद आ रहा है कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। खराबों का मतलब जो ऐसे सीजन्ड लोग हैं, जो मेलोड लोग हैं, जिन्होंने तजर्बा लिया है, वो यहाँ पर उस सेंस में बोला जा रहा है कि इनके अंदर मोतियों को देखो। Seek the pearls of wisdom in people like Avasthi Sahab. So those wisdom pearls that we are discussing in this episode, आप याद रखिए कि छोटी सी बात कहती, लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो कई हजारों को फायदा होगा। कि मोबाइल के चक्कर में पड़ के रात दिन आप देख रहे हो, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी रात दिन अगर कर रहे हो, और डिस्ट्रक्टिव माइंड हो जाएगा, इवन थिंकिंग पैदा होगी, और आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के अलावा पर्सनल हेल्थ का नुकसान होगा। सारी की सारी मतलब डिस्ट्रक्शन होगी। तो ये नुकसान ही नुकसान है। तो ये बातों बातों में अवस्थी साहब कई बातें कर रहे हैं। सर, मैं आपकी तो कई बातें हैं, टाइम की भी थोड़ी सीमा है, लेकिन एक बड़ी बात मैं ये चाहूंगा हमारे युवाओं के लिए विशेषकर, कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जिसे पूर्ण व्यक्तित्व या संपूर्ण विकसित एक पर्सनैलिटी कहते हैं, उसका होना बड़ा आवश्यक है। और वो एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। हम ये चाहेंगे कि आप इस पे रोशनी डालिए कि पूरी तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, होलिस्टिक होलसम पर्सनैलिटी, उस पर कुछ बताइए। देखिए, इसके बहुत, देखिए मानव जीवन अनमोल है, बंदे इनु गवाना। ये मानव जीवन जो मिला है हमको, उस 84 लाख योनियों में जो जानवरों की या कीड़े पतंगों की होती, उसके बाद मानव जीवन मिला है। उस वाले जीवन में तो केवल बड़े जो जानवर है वो छोटों का आहार करके ही अपना जो है पूरा, लेकिन मानव जीवन में हमारे पास चित्त है, मन है, अहंकार है और विवेक है, और इन सब का प्रयोग करते हुए ये जो मन है, इसको कहा यह जाता है हमारे शास्त्रों में कि देवताओं के पास भी मन नहीं है, केवल मानव के पास मन है। वो हर चीज जो भी असंभव है उसको संभव कर सकता है।
इस वाले में मैं एक और बात जो आगे कहना चाहूंगा प्लीज सर। कि हमारे शरीर में जो मानव शरीर है, इसमें दिखाई देने में तो हमारा एक शरीर है, अन्नमय कोश। ये जो भौतिक भौतिक शरीर है, इसको अन्नमय कोश कहते हैं, जो अन्न से ऊर्जा लेता है और उसी से हम अपना बलिष्ठ भी होते हैं, पहलवान भी होते हैं, ये सब अन्नमय कोश। ये एक स्थूल शरीर है, लेकिन इसके अंदर 4 और शरीर हैं सूक्ष्म, जिन सूक्ष्म शरीर का संबंध उस परमेश्वर से है, उस बनाने वाले से है। वो है नंबर 2 है प्राणमय कोश। जो हमारे जो हम सांस लेते हैं, और प्राण, क्योंकि प्राण 5 प्रकार के हैं, प्राण, अपान, समान, दान और ज्ञान। तो प्राण जो है, जो हमारे हृदय से लेकर नीचे तक चलता है, यह है प्राण शरीर। अच्छा। जो हमारी नाभि से लेकर नीचे पैरों तक जो हमारी संचालन करता है, उसको कहते हैं अपान। अच्छा। नाभि से लेके ये और शरीर के हिस्से में समान। अच्छा। और ये कंधे से लेकर ये बाकी और है, इसको है उदान। और ज्ञान जो है वो हमारे पूरे शरीर को, पूरे ब्रह्मांड को, और हमारे शरीर छोड़ने के बाद भी जो हमारे साथ कुछ घंटों के लिए रहता है, उसको जो है ज्ञान कहते हैं। इसकी 5 उप प्राण भी हैं, बट उसमें बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। बट ये जरूरी है कि इन प्राण शरीर को, नंबर 2 है प्राण शरीर। अच्छा। नंबर 3 में है मनोमय शरीर, जो तरंगुल से चलता है। अच्छा। मनोमय शरीर तरंगुल चलता है, जो विचार बुद्ध से चलता है। जो भी हम विचार मन में करते हैं, वो हमारा विचार अंतरिक्ष में जाता है, और अंतरिक्ष में करोड़ों विचार उसी के समकक्ष या उसी के खिलाफ वाले घूमते रहते हैं। तो वो अपने समकक्ष विचार को पकड़ता, वही सीधे फिर हमारे अंतरिक्ष से, हमारे इस तालू से अच्छा अंदर आता है, और वो हमारे जो है विचारों में वो कार्यरत होता है, फिर हम उसमें कर्म करते हैं। अच्छा। ये है मनोमय शरीर। अच्छा सर। और चौथा शरीर है विज्ञानमय। विज्ञानमय शरीर का मतलब ये हुआ कि जितना भी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पुण्य काम और पाप कर्म जो भी किए हैं, वो उस विज्ञानमय शरीर में एकत्रित होते हैं, और वही एकत्रित होने के बाद फिर तब हम कर्म करते हैं, और कर्मों के हिसाब से फिर और वह हमारा जो प्रारब्ध है वो निश्चित होता है। और जो 5वां शरीर है आनंदमय, आनंदमय शरीर, तो इन शरीर के सारी राग और द्वेष और ये सब जब समाप्त हो जाते हैं, तब आनंदमय शरीर का निर्माण होता है। उसमें वो चीजें रहती हैं। उसके बाद तो कहते हैं कि मोक्ष की ही है, फिर तो उस परमेश्वर में ही सम्मिलित होने वाली बात आती है, आनंदमय शरीर। तो ये जो हम करते हैं, तो विचार ही हमारा मुख्य है। तो परमेश्वर ने तो हमको बहुत शक्ति दी है, हमने अपनी उस शक्ति का केवल 3% ही प्रयोग कर पाते हैं। उसी को दूसरे हिसाब से कहते हैं कि डीएनए जो है वो इंजीनियर भी है और ठेकेदार भी है। मकान बनाने के लिए इंजीनियर और ठेकेदार दोनों की जरूरत होती है। तो डीएनए हमारा जो शरीर में है वो इंजीनियर भी और ठेकेदार भी। अरे वाह। उस डीएनए के साथ में फिर बहुत सी चीजें मिली हुई है, आरएनए भी है और तमाम सब चीजें लगी है, वो सब नीचे वाले हैं। अच्छा जी। तो डीएनए हमारा इस शरीर में 3 से 4% एक्टिवेट है। अगर हम उस डीएनए को और एक्टिवेट कर लें 5%, 10%, 20%, हमारी उतनी ही एकाग्रता हमारी उतनी ही बढ़ेगी। हम कोई संगीतज्ञ बनता है, कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कुछ करता है, तो वो उसकी अलग अलग स्थिति आती है। तो जो भी हमारे महात्माओं, हमारे सिद्ध पुरुष हैं और हमारे जो सूफी हैं, इन लोगों ने अपने डीएनए को
इतना ऊपर उठाया कि आज शरीर छोड़ने के शरीर छोड़ने के बाद भी आज करोड़ों लोग उनको आज याद करते हैं, उनके जहां भी हैं उनका नाम लेते हैं, उनसे एक एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो ये एक बात आती है कि हम अपने डीएनए को अपने उस 100% में जो 3% ही केवल मिल रहा है उसको क्यों ना आगे बढ़ाएं। और जब हम आगे बढ़ाएंगे तो एक ही मर्ज के 2 आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। ये वैज्ञानिक क्लिनिकल जो है टेस्ट है, रिसर्च हुई है इस पर। बिल्कुल ठीक है। एक ही मर्ज के 2 लोग अस्पताल में एडमिट हुए, 2 अलग अलग कमरों में। एक के कमरे में ऐसी जो है भगवान की या अल्लाह की या किसी का भी कोई जो है गाना या कोई नाम लेने का एक कैसेट चलाया आपने। अच्छा। और एक कमरे में जो भी आदमी गया उसे जो है ये कहते हुए गया कि ये बहुत खराब आदमी है, बहुत खराब है, ये इसका जो है जीना बहुत खराब है, और ये अगर चला जाए तो ये 2 आदमी को हो। तो दोनों के टेस्ट कराने के बाद प्रारंभ में एक ही बात आई, लेकिन 1 हफ्ते के बाद ही चेंज आया। एक में पॉजिटिव एनर्जी आई और एक में नेगेटिव एनर्जी बहुत है। तो ये जीवन में है। तो पॉजिटिव जो सोच है, पॉजिटिव एनर्जी को जब आप डेवलप करेंगे तो पॉजिटिव का मतलब है सद्भावना, पॉजिटिव का मतलब है प्रेम। अच्छा। पॉजिटिव का मतलब ही एक परिवार को बनाना या ये सब करना है, और नेगेटिव का मतलब तोड़ना है। इस संबंध में मैं एक और बात कहना चाहूंगा अपने युवाओं से कि जब भी वो जो है युवा अवस्था में घर गृहस्थी में पहुंचते हैं, किशोरावस्था की बात नहीं कर रहा मैं, घर गृहस्थी में पहुंचने के बाद उनको ये सारे काम करने के लिए तो 3 काम करने चाहिए: देव कार्य, साकार कार्य और शांति कार्य। देव कार्य का मतलब है अगर वो मान लिया मुसलमान है तो नमाज पढ़े या भगवान अल्लाह का नाम ले, हिंदू है तो भाई अपने अपने देवी देवता इष्ट को याद करे तो किसी तरीके से भी, और जो किसी भी और धर्म का है तो अपने तरह जिसको भी मानता है, जिसको भी इष्ट मानता है, वो अपने एक दैनिक कार्य इस हिसाब से करे कि उसका थोड़ा सा समय दे, उसको थोड़ा समय दे। जो भी हमें ये बुलवा रहा है वो कोई शक्ति है। मैं ये नहीं कह रहा किसी के उसके लिए, मैं किसी धर्म पर नहीं जाता, मैं ये कह रहा हूँ जो भी मुझसे बुलवा रहा है, सुनवा रहा है, वो कोई शक्ति है, तो उस शक्ति का ध्यान करे और अपना देव कार्य करे। 9 बजे के बाद फिर वो साकार कार्य करे, क्योंकि उसे घर गृहस्थी चलानी है, पैसा कमाना है। तो एक अच्छे सच्चे दिल से मेहनत करके साकार कार्य करे, खूब मेहनत करे। मेहनत इतनी करेगी 125%, 100% की आपको अगर वेतन मिल रहा है तो 125% काम करिए, और उस 125% काम करने के बाद आपको वो परमेश्वर आपको अपने आप ही बोनस देगा। और शाम को शांति कार्य, जब शाम को आप घर पर आते हैं प्रेम से अपने परिवार के साथ रहिए, और एक जो सौहार्द होता है उस बने, तो आपका जीवन तो अपने आप ही सफल हो जाएगा, आपकी समस्या अपने आप ही सफल हो जाएगी। ये एक है बॉडी को और सोल को और इसको जो है बनाने का, कि आप अपने इन 3 कार्यों से ही आगे कर सकते हैं। देखिए, तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ शामिल पूरी दुनिया से इस वक्त प्रोग्राम बोलते हैं यूट्यूब चैनल जुड़े हुए हैं कि आज की इस विशेष एपिसोड में हमारे साथ जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी डीएसपी रैंक के बीसी अवस्थी साहब जुड़े हुए थे, और शाम भी गाजियाबाद से, और हम उनके बहुत मशहूर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं अवस्थी साहब का। और ये एक पुस्तक जो कि उनकी आत्मकथा है, उनका लिखने का बड़ा शौक है, वो मैं सारे सर आप भी दिखाइएगा। ये कुछ बातें, कुछ यादें ये प्रकाशित हुई, और उसके बाद जो है बहुत लोगों ने पढ़ी है, और इसमें ऐसी ऐसी इल्म की बातें लिखी हैं इन्होंने कि पूरी जिंदगी कैसे शुरू करी और अब तक कैसे चली, और बड़े अच्छे हीरे मोती जो है इसके अंदर बटोर रखे। तो याद के बेनिशान जजीरों से
तेरी आवाज आ रही है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है। बहुत बहुत थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस ब्यूटीफुल एंड वेरी इंस्पायरिंग episode on holistic development, particularly for the youth. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very Thank much. you, sir. बोलते हैं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आप सब लोगों का, जी सर, जी और सर, डेविड साहब का तो बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, जिन्होंने ये मुझे अवसर दिया। जी सर, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बोलते आईने, बोलते आई